हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो करंट न्यूज़ में चलता आ रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है रशिया क्या इन्वेड करने वाला है यूक्रेन के ऊपर, क्या अटैक करने वाला है यूक्रेन को और उस पर कंट्रोल लेने वाला है। पिछले कुछ समय में इसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आई है, तो हम उसको थोड़े से टाइम में डीक्लटर करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस कि ये प्रॉब्लम है क्या। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज़ आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, आपको नॉलेज मिलती रहेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती चली जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं हमें। एक है श्रीमान व्लादिमीर पुतिन, दूसरे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस दैट इज जो बाइडेन। तो इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ सोच इस वक्त चल रही है, सम थिंकिंग दे आर डूइंग, दे आर इन क्राइसिस मैनेजमेंट मोड, स्पेशली यूक्रेन और रशिया की बात करें तो। सबसे पहले तो मैप देखते हैं, क्योंकि लोकेशन पता नहीं होगी तो कैसे एनालाइज करेंगे। ये है रशिया, ठीक है, और रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे आता है यूक्रेन। यूक्रेन का जो कोस्ट लाइन है वो ब्लैक सी के साथ लगता है। ब्लैक सी एक वाटर बॉडी जो आपको एक्सेस दे सकती है बॉस्पोरस स्ट्रेट से होते होते, इस जगह को कहते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट, और यहां से एक्सेस आपको मिल सकता है मेडिटेरेनियन सी का, यानी कि यूरोप के सबसे क्लोज जो वाटर बॉडी है उसका। तो यूक्रेन रशिया इन दोनों की एक बॉर्डर है आपस में, और आसपास के जो देश है बेलारूस, रोमानिया, बल्गेरिया, ये हमेशा से ही रशिया और यूरोप के बीच में डिवाइडेड रहे हैं कि किसकी तरफ हमें जाना है, रशिया की तरफ जाना है या यूरोप की तरफ जाना है। और क्यों डिसाइड करना था? क्योंकि 1949 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रहा था वेस्टर्न पावर्स के बीच और रशिया के बीच। उस वक्त रशिया नहीं होता था, उस वक्त वो होता था यूएसएसआर, जैसा कि हम सब जानते हैं। और यूएसएसआर के अंदर ही यूक्रेन एक स्टेट की तरह, ऑटोनॉमस टेरिटरी की तरह आता था, मतलब इट वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। बेलारूस भी था, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सारी कंट्रीज जो थी वो सारी की सारी किसकी पार्ट थी? आपके यूएसएसआर की। इनफैक्ट अगर हम यहाँ की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज मिलेंगी, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी भी यूएसएसआर का पार्ट थी। तो यूक्रेन का हिस्टोरिक लिंक है रशिया के साथ, और इस वजह से रशिया और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं उनमें ज्यादातर तनाव भी रहता है। हम देखेंगे क्यों। खबर यह है कि रशिया यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करने जा रहा है, यूक्रेन के ऊपर अटैक करने जा रहा है। यूक्रेन का यह मानना है कि वो इस कंट्री के अगेंस्ट, यानी कि यूक्रेन के अंदर एक मिलिट्री कू को भी अंजाम दे सकता है। मिलिट्री कू यानी कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वहां की मिलिट्री जो है वो डिस्टेबलाइज कर देती है, जैसा हम पाकिस्तान में कई बार देख चुके हैं या अभी रिसेंटली हमने म्यांमार के अंदर देखा। तो क्रेमलिन एक्चुअली रशिया की जो स्टेट है, रशिया की जो गवर्नमेंट है, उसको रेफर किया जाता है एज क्रेमलिन। तो क्रेमलिन ने कहा कि नहीं भाई, डिनाई कर दिया कि हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अटैक करने की। इनफैक्ट यूक्रेन के ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाल दी है कि वही हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी दिखा रहा है, अटैक दिखा रहा है। और वो हॉस्टिलिटी कैसे दिखा रहा है? नेटो को सपोर्ट करके। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो नेटो है, इस नेटो के सपोर्ट के चलते यूक्रेन रशिया को सींग दिखा रहा है, ऐसा रशिया का कहना है। इट इज ट्राइंग टू इंटिमिडेट रशिया। अब ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई थी वो हम देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि यूक्रेन काफी समय में पहले तक, यानी कि टिल 1991 यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। और जब वो अलग हुआ यूएसएसआर से, उसके साथ साथ कई और देश भी अलग हुए। जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मैंने कहे वो भी अलग हुए, यूक्रेन भी अलग हुआ। तो इनके अलग होने के बाद से ही रशिया को ये बात सताती रहती है कि एक वक्त जो हमारा ग्रेट रशिया हुआ करता था, जिसमें इतना सारे लोग रहते थे, इतनी सारी टेरिटरी हमारे पास होती थी, वो हमसे जा चुकी है।
तो ये जो एक फीलिंग होती है, स्पेशली जब आप एक डिक्टेटर के अंडर रूल कर रहे हैं, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अंडर जी रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि आपको लगता है कि हाँ जी, हमें पुरानी जो ऊंचाइयां थी उनको दोबारा छूना है। अब रिसेंट उथल पुथल ये हो रही है कि 1 लाख रशियन ट्रूप्स हैव रिमेन्ड अमास्ड एट यूक्रेनियन बॉर्डर। रशिया ने 1 लाख के करीब जो ट्रूप्स हैं, जो सेनाएं हैं, वो यूक्रेन की बॉर्डर के रीजन के ऊपर लगा के रखी हुई है। जो बाइडेन जो बहुत अच्छे से करते हैं, क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं अच्छे से, तो उन्होंने इस बार भी वार्निंग दी है और यूरोपियन लीडर्स के साथ मिलकर उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर पुतिन इन्वेजन के साथ आगे जाता है तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एक ऐसा शब्द है जो कुछ भी मतलब हो सकता है उसका, इसलिए ये ऐसे टर्म्स में बात करते हैं। एनी हाउ, मूविंग अहेड, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये आंकड़ा दिया है कि 1,27,000 1,27,000 ट्रूप्स आर स्टेशन। तो ये ट्रूप्स जो है वो स्टेशन क्यों है यहाँ पे? यूक्रेन की तरफ अगर नजर डालें तो यूक्रेन का जो आबादी है ऑलमोस्ट 4.4 करोड़, 4.5 करोड़ के करीब है। यूक्रेन के ये 2 एरियाज काफी ज्यादा रशिया से खतरे में रहे हैं। 2013-14 में रशिया ने ये क्रीमियन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला समझते हैं, पेनिनसुला यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर दिया था, इन्वेड कर दिया था, ये कहते हुए कि यूक्रेन जो है वो क्रीमियन पेनिनसुला का इस्तेमाल करेगा अमेरिका और अपने बाकी दोस्तों की मदद से यहां पे मिसाइल सिस्टम सेटअप कर देगा। इस डर से रशिया कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बनने देंगे, नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे, और इसलिए वो क्रीमिया में अटैक कर देता है, इन्वेड कर देता है। साथ ही साथ ये जो इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन का, यहाँ पे काफी ज्यादा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, रशियन स्पीकिंग आबादी रहती है। इस एरिया को कहते हैं डोनबास और लुशांक, ठीक है। और कई बार व्लादिमीर पुतिन इसको ग्रेटर रशिया या ओल्ड रशिया के नाम से भी एड्रेस करते हैं। तो इसका मतलब ये एरिया इनकी नजर में है क्योंकि रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस वजह से यहां पे कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो अलग होना चाहते हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं और रशिया उनकी मदद करता आ रहा है, अपनी मिलिट्री हेल्प उनको भेजता आ रहा है। तो यूक्रेन का यह भी दावा है कि रशिया इस एरिया में इंस्टेबिलिटी इंस्टिगेट कर रहा है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अदरवाइज इन सब के अलावा रशिया के यूक्रेन में इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट है कि फैमिली रिलेशंस है उनके, वो कहते हैं ना पुराने रिश्ते। तो जितने भी यूक्रेनियंस हैं उनकी जो कल्चर है, जो उनके ट्रेडिशंस है, वो काफी हद तक रशियंस से मेल जोल खाते हैं। रशियन 80 लाख रशियंस आर लिविंग इन यूक्रेन, तो रशियन डायस्पोरा भी वहां पे बहुत ज्यादा है। रशिया को अपनी सुपर पावर इमेज को भी रिगेन करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना, यूएस, ये दोनों उस रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो रशिया के पास भी कुछ स्टेक होना चाहिए कि जब वो वर्ल्ड ऑर्डर में यानी कि सारे बाकी लीडर्स के साथ बैठे तो कुछ उसको अपना दम दिखाना है वहां पे। तो ये इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। क्रीमिया और ब्लैक सी का मामला तो हम देख ही चुके हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया भी और थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेड और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन को रशिया ने कई बार इनवाइट किया है। किस चीज के लिए इनवाइट किया है? कि वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइन कर ले, ईईयू, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ज्वाइन कर ले। लेकिन यूक्रेन ने बोला, या यूक्रेन की जो सरकारें रही हैं, यूक्रेन की जो जनता रही है, उन्होंने कहा कि हम यूरोप के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, यूरोप के साथ व्यापार करना चाहते हैं, बाकी का यूरोप, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ वाला यूरोप, ना कि ईस्ट की तरफ वाला रशिया। और इसकी वजह से रशिया को काफी दुख या काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है यूक्रेन से डील करते हुए। हमेशा से रशिया की यह कोशिश रही है कि यूक्रेन में ऐसी सरकार रहे जो हमारे फेवर में बात करे, हमारे प्रो रहे। लेकिन कई बार पिछले सालों में रशिया की ये कोशिशें नाकामयाब रही हैं। एनर्जी और ट्रांजिशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूक्रेन इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि रशिया जो है नेचुरल गैस का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है वर्ल्ड में, और उसकी जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस जाती हैं वो यूक्रेन से होते हुए यूरोप की तरफ जाती है। अब
यूक्रेन इस पाइपलाइन के लिए पैसे चार्ज करता है, क्योंकि आप इस कंट्री से किसी थर्ड कंट्री को गैस सप्लाई कर रहे हैं, तो यूक्रेन इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करता है। तो ये भी एक दिक्कत बनी हुई थी, प्रॉब्लम बनी हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसकी वजह से हम देखेंगे कि रशिया ने एक नया तरीका निकाला जिसको कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। ये दो पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं इनको कहते हैं नॉर्ड स्ट्रीम एंड नॉर्ड स्ट्रीम 1-2। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, ये नॉर्ड स्ट्रीम, ठीक है। इन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है, इसलिए इसको नॉर्ड स्ट्रीम कहा गया। तो ये जो पाइपलाइन है, यहां से गैस की सप्लाई डायरेक्टली जर्मनी को जा रही है और यूरोप के बाकी देशों को। तो 2021 में अगस्त के महीने में जर्मनी और रशिया ने इस पाइपलाइन को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही स्टार्ट किया तो फिर यूक्रेन के पास जो पावर थी उनको रशिया को इन्फ्लुएंस करने की कि हमारे एरिया से जो पाइपलाइन जा रही है उस पर हम पैसे चार्ज करेंगे, वो लेवरेज पावर कम हो गई। तो लेवरेज पावर कम होते ही रशिया ने थोड़े से अग्रेसिव टैक्टिक्स दिखाने शुरू कर दिए, और यही अग्रेशन आज हमें यूक्रेन की बॉर्डर पे नजर आ रहा है। ऑलरेडी ये डोनबास का जो एरिया है, यहां इस एरिया को रशिया से द्वारा बैक किए गए सेपरेटिस्ट ने कंट्रोल में ले लिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें रशिया अपनी दारोमदार, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, और उसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। 2013 के अंदर जब यूक्रेन ने कोशिश की कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे, तो उस वक्त रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया मार्च 2014 में, ठीक है, ये कहते हुए कि हम रशियन स्पीकिंग सिटीजन्स के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और उसके बाद वेस्ट या यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पे हमला नहीं किया, अटैक नहीं किया, मिलिट्री नहीं भेजी वहां पे, लेकिन उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस। और ये इकोनॉमिक सैंक्शंस जो थे कुछ खास काम नहीं आए, क्योंकि रशिया के पास एक नया दोस्त है, चाइना। तो इस वजह से अभी भी रशिया अपने अग्रेसिव स्टांस पे बना हुआ है। कहा जाता है कि 2014 से 3000 रिलेटेड सिविलियन डेथ्स हो चुकी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्योंकि जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसमें फाइटिंग कंटिन्यूसली चलती जा रही है यूक्रेनियन सरकार और सेपरेटिस्ट के बीच में। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने से नहीं रोक सकता। नाटो क्या है भाई? नाटो का मैंने आपको पहले भी फुल फॉर्म बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जो 1949 के अंदर बना था। 1949 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। किसके बीच में? रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें अमेरिका भी आता है, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन वॉर जो है वो एक्चुअल फ्रंट पे नहीं हो रहा था, वॉर कोल्ड वॉर के तौर पे हो रहा था, डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा था। तो उस डिप्लोमेटिक वॉर का एक नतीजा ये निकला कि 1949 में 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और उसका मतलब है कि मिलिट्री अलायंस। और मिलिट्री अलायंस का मतलब ये होता है कि जब इस अलायंस का जो मेंबर है, अगर किसी भी एक मेंबर के अगेंस्ट अटैक होता है, हमला होता है, तो दूसरे मेंबर उसकी मिलिट्री सहायता करेंगे, मिलिट्री असिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि यूक्रेन इज नॉट येट अ मेंबर ऑफ नाटो, अभी तक मेंबर नहीं है। बट यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये पहले कहा था कि मैं यूक्रेन को 2024 तक नाटो का मेंबर बनाऊंगा। इस वजह से रशिया जो है परेशान है, क्योंकि 1949 के बाद से, यानी कि वर्ल्ड वॉर के बाद से, नाटो की मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, और नाटो के मेंबर्स देख लीजिए यहां तक आ गए हैं, रशिया की बॉर्डर तक। तो अब अगर यूक्रेन भी आ जाता है तो एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बन जाएगा जो एंटी रशिया है, और उसकी मेंबर रशिया के बॉर्डर को टच करना शुरू हो जाएंगे। रशिया का ये स्टांस है कि नाटो ज्वाइन अगर यूक्रेन करता है तो वो हमारे खिलाफ अग्रेशन का एक सिंबल रहेगा। इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा नाटो ज्वाइन। पुतिन तुम कौन हो? अपने घर में राजा, मेरे घर में तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। जबकि ये भी कहा है कि रशिया मिलिट्री कूप प्लॉट कर रहा है।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का जो मैंने आपको जिक्र किया वो भी इनके लिए प्रॉब्लम का विषय बन गया है, क्योंकि ये रशिया को अब रोक नहीं पाएंगे इन्वेजन से, क्योंकि अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन जो है वो अभी डिनाई कर रहा है कि मैं प्लान नहीं कर रहा इन्वेड करने का, वो ये कह रहा है कि नेटो अग्रेशन दिखा रहा है। अभी हमने रिसेंटली न्यूज में देखा है, कल की ही न्यूज में, कि नेटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फोर्सेस भेजी हैं, यानी कि जितने भी वेस्टर्न देश हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ सकते हैं। कितनी हद तक आएंगे, किस लिमिट तक आएंगे, वो तो हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा। पुतिन और बाइडेन के बीच में इस इशू को लेके एक बातचीत भी हुई। पुतिन ने यह कहा कि मुझे लीगल गारंटी दे दो कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। अब बाइडेन ने कहा ऐसी लीगल गारंटी मैं कैसे दे दूं किसी और कंट्री के लिए, और ये वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो खिलाफ है कि आप किसी तीसरी कंट्री की सॉवरेनिटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। तो दोनों तरफ जो स्टांसेस हैं वो तय हैं, दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज का कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। इसके बीच में इंडिया के अंदर भी एक कंट्रोवर्सी हुई है। इंडिया के अंदर एक इवेंट में जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल के शॉनबाख साहब ये स्पीच दे रहे थे, और ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन ये काफी ज्यादा फ्रैंक हो गए, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गए, और इनफॉर्मल होते हुए इन्होंने रशियन व्लादिमीर पुतिन के सपोर्ट में कई सारी बातें कह दी कि हमें उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो वो कहते हैं वो मान लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्टिंग दिस पर्सन। जबकि जर्मनी की नेशनल गवर्नमेंट का ऐसा स्टांस नहीं है, लेकिन वाइस एडमिरल साहब ने यहां पे पुतिन की काफी सारी तारीफ कर दी और बाकी कंट्रीज जैसे यूक्रेन वगैरह की काफी सारी बुराई कर दी। तो इस चक्कर में इनको रिजाइन करना पड़ा। सो दिल्ली में आके इन्होंने स्पीच दी, जिसके बाद जर्मनी में इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये देख रहे हैं कि ये भी न्यूज इसके साथ ही कनेक्टेड थी कि आप यूक्रेन के सपोर्ट में ना बोलते हुए व्लादिमीर पुतिन के सपोर्ट में बोल रहे हैं, जबकि जर्मनी नाटो का मेंबर है, NATO, और नाटो के मेंबर को पुतिन का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एनीवेज, हम देखेंगे कि ये डिस्प्यूट कैसे पैन आउट करता है। अभी के लिए थैंक यू।